2014 में 4G सर्विस की शुरुआत के साथ एयरसेल भारत की पहली कंपनी बनी जो एक साथ 2G, 3G और 4G टेक्नोलॉजीज भारत में प्रोवाइड कर रही थी। इनका भारत का मार्केट शेयर करीब 7.5% था और करीब 8.5 करोड़ लोग इनकी टेलीकॉम सर्विसेज ले रहे थे। लेकिन इसके बाद एंट्री होती है मुकेश अंबानी की, जिन्होंने अपने बिजनेस एक्यूमेन और कुछ इल प्रैक्टिसेस की मदद से एयरसेल और इनके जैसी कुछ 5 कंपनीज को मार्केट में बैंकरप्ट कर दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से रिलायंस जियो ने एयरसेल को बैंकरप्ट कर दिया। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल हॉट। तो दोस्तों, भारत में एयरसेल की शुरुआत साल 1999 में चिन्नाकरन शिवशंकरन ने करी थी। शुरुआत में एयरसेल सिर्फ तमिलनाडु में टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी और इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग टेलीकॉम कंपनी बनी है। साल 2005 में मैक्सिस कम्युनिकेशन ने एयरसेल में करीब 74% की हिस्सेदारी खरीद ली और इसके बाद एयरसेल भारत के आसाम, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा और तमिलनाडु जैसे 4 स्टेट्स में अपनी टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था। साल 2010 के 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी के समय एयरसेल ने करीब 65 बिलियन रुपए खर्च करके 13 सर्कल्स में इंडिया के स्पेक्ट्रम सर्विस की शुरुआत करी, जिसमें आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे शहर शामिल हैं। एयरसेल का मार्केट शेयर भारत में बहुत तेजी से ग्रो करता जा रहा था और इसीलिए कंपनी ज्यादा से ज्यादा पैसे इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर रही थी और इसी के साथ इन्होंने आईपीएल में भी बहुत पैसे लगाए, जहां पे चेन्नई सुपर किंग्स के शर्ट स्पॉन्सर बने और यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी ने भी इस कंपनी का बहुत ज्यादा प्रचार किया। भारत में बेसिकली ब्रॉडबैंड सर्विसेज 3 तरह की होती हैं। सबसे पहला ब्रॉडबैंड सर्विस जो कि होम ब्रॉडबैंड होता है, जिसमें आपको एक लैंडलाइन भी मिलता है। दूसरा जो आज हम 4G नेटवर्क यूज किया करते हैं फोन के इंटरनेट में। तीसरा अगर हम देखेंगे तो एक वायरलेस ब्रॉडबैंड होता है, जिसमें कोई फोन कॉल्स नहीं होते हैं। ये डोंगल के थ्रू आप इंटरनेट सर्विसेज ले सकते हैं। तो अब साल 2010 में इंडिया में वायरलेस ब्रॉडबैंड का ऑक्शन हो रहा था और इसमें कोई भी कंपनी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती थी। उसका सबसे बड़ा रीजन था इसमें कोई फोन कॉल्स नहीं कर सकते हैं, ये ट्राई का ऐसा नियम था। अब यहाँ पे एयरसेल, वोडाफोन और एयरटेल जैसी बड़ी कंपनियां जिनके पास ब्रॉडबैंड और फोन इंटरनेट दोनों चीजें था, तो उन्होंने तीसरे स्पेक्ट्रम की नीलामी में नहीं हिस्सा लिया क्योंकि इसमें फोन कॉल्स भी नहीं था। तो कंपनियों को ये घाटे का सौदा होता, जिस वजह से कोई भी कंपनी इस ऑक्शन में सामने नहीं आई। और यहीं पे इन्फोटेल ब्रॉडबैंड नाम की एक बहुत छोटी सी कंपनी इस वायरलेस ब्रॉडबैंड के नीलामी में अप्लाई करती है, जिसका टोटल नेटवर्थ सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए था। बेसिकली इस ऑक्शन में अप्लाई करने के लिए हर कंपनी के पास करीब 250 करोड़ रुपए का बैंक गारंटी होना चाहिए और अचानक से इस कंपनी को वो 250 करोड़ का गारंटी मिल भी जाता है एक्सिस बैंक से और ये कंपनी वो नीलामी जीत जाती है। 11 जून 2011 को इन्फोटेल ये नीलामी जीतती है और उसी शाम को रिलायंस इस कंपनी को एक्वायर कर लेती है और 2 साल बाद इस कंपनी का नाम बदल के रिलायंस जियो हो जाता है। और साल 2013 में ही टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसमें वॉइस कॉल्स को भी अब अलाउ कर दिया। अब यहाँ पे बाकी कंपनियां जितनी टेलीकॉम की थी वो शॉक्ड हो जाती हैं क्योंकि जब इसका ऑक्शन हो रहा था उस समय इसमें वॉइस कॉल्स अलाउ नहीं किया गया था, तो कंपनियों के लिए तो एक बर्डन था। लेकिन अब जब इसमें वॉइस कॉल्स अलाउ कर दिया गया तो ये सारी कंपनियों के लिए एक शॉकिंग ट्रूथ था क्योंकि रिलायंस इस कंपनी को अब एक्वायर कर चुकी थी। इसके बाद जनवरी 2016 में एयरसेल ने भारत के मार्केट में 150 करोड़ रुपए का मुनाफा जनरेट किया और सितंबर के महीने में शुरुआत होती है जियो की और यहीं से शुरुआत हो जाती है प्राइस वॉर की। बेसिकली टेलीकॉम बिजनेस कंप्लीटली एक ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट है। इसमें सेलर्स बहुत कम है और बायर्स बहुत ज्यादा है, जिस वजह से एक एंट्री बैरियर क्रिएट हो जाता है। बेसिकली अगर हम ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट समझे तो वो मार्केट जिसमें बहुत कम लोग एंट्री कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पैसे जरूरत होती है इस कंपनी को शुरू करने के लिए। जैसे कि आप इंडिया में सीमेंट इंडस्ट्री समझ लीजिए, तो अगर आपको एक सीमेंट इंडस्ट्री लगाना है तो आपको कई लाख करोड़ रुपए चाहिए। आपको कार मार्केट में एंटर करना है तो आपको बहुत ज्यादा पैसे चाहिए। इसी तरीके से टेलीकॉम बिजनेस भी है। अगर आप देखें तो जब जियो एंट्री किया इस मार्केट में तो उसने 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, जिस वजह से एक एंट्री बैरियर होती है और सिर्फ 5-6 टेलीकॉम कंपनीज ही इस सर्विसेज को प्रोवाइड करती हैं। तो अब जब जियो एंटर किया इंडिया में तो उसने अपने प्राइसेस बिल्कुल जीरो कर दिए, लोगों को फ्री में इंटरनेट की सर्विसेज देना शुरू कर दिया। अब बाकी कंपनीज ने जहां पे बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर चुके थे पहले से अपने कंज्यूमर्स को अपने साथ जोड़ने के लिए, वो सारे कंज्यूमर्स अब कंप्लीटली शिफ्ट होना शुरू हो चुके थे जियो की तरफ। और उसी 2016 के दिसंबर में एयरसेल को अब 150 करोड़ का लॉस हुआ था और जनवरी में ही इनको 150 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अब मार्केट में सर्वाइव करने के लिए बाकी सारी टेलीकॉम कंपनीज ने अपना प्राइस कम करना शुरू कर दिया। एयरसेल ने भी अपने प्राइस हाफ कर दिए और लगातार अपने कॉस्ट कम करना शुरू कर दिया। इसके बाद कंपनी को मंथ बाय मंथ लगातार लॉसेज होने शुरू हो गए थे। अब जियो की वजह से सारी कंपनियां बैंकरप्ट होने के रास्ते पे जाती जा रही थी। एयरसेल को जियो की तरफ से इंटेंस कंपटीशन का सामना करना पड़ा था और इसके बाद इनकी पेरेंट कंपनी मैक्सिस कम्युनिकेशन ने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करना कम कर दिया, जिस वजह से कंपनी अब एक हाई डेप्ट में जा चुकी थी, करीब 15,000 करोड़ के।
यहाँ पे एयरसेल ने एक और तरीका लगाया सर्वाइव करने के लिए। उन्होंने सोचा अगर हम रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ मर्जर कर लेते हैं, जो कि एक अनिल अंबानी की कंपनी थी, दोनों कंपनियां लॉसेस में थी, अगर इन दोनों का मर्जर हो जाता तो दोनों का मार्केट शेयर करीब 15% हो जाता और ये भारत की चौथी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनीज बन जाती। तो इस वजह से ये थोड़ा मार्केट में सर्वाइव कर सकते थे, लेकिन आगे कई कंट्रोवर्सीज हुई और यहाँ पे ये पूरा मर्जर कैंसिल हो गया। एयरसेल ने अपना डेट कम करने के लिए अपने कई जगह ऑपरेशंस बंद कर दिए, जैसे कि हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसी जगहों पे। और हाई डेट होने की वजह से इनके इंटरकनेक्टेड सर्विसेज में भी काफ़ी प्रॉब्लम आने लगी, जैसे कि अगर आप एयरसेल के थ्रू आप वोडाफोन के किसी कस्टमर को कॉल करते हैं तो कॉल ड्रॉप का प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। कई सारी प्रॉब्लम्स आने लगी क्योंकि ये दूसरी कंपनीज को पैसे ही नहीं पे कर पा रहे थे, जिस वजह से इन्होंने अपने बाकी कंपनीज के साथ जो कनेक्शन थे वो भी बंद कर दिए। अब यहाँ पे जो कंज्यूमर था उसको बहुत प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी। ये कंप्लीटली आप प्लान देख सकते हैं रिलायंस जियो का, किस तरीके से उन्होंने मार्केट में एंट्री किया था। जब कंज्यूमर्स को एयरसेल के साथ प्रॉब्लम शुरू हो गई तो उन्होंने रिलायंस जियो की तरफ मूव करना शुरू किया और लगातार आप देखेंगे जियो का मार्केट शेयर भारत में बढ़ता गया। अब यहाँ पे जितनी टेलीकॉम कंपनीज बची थी उनके पास बहुत कम ऑप्शन बचा था, या तो वो मर्जर कर ले या वो मार्केट छोड़ दे। इसी तरह आप देखेंगे टाटा टेली सर्विसेज को एयरटेल ने खरीद लिया। टेलीनॉर जो कि एक नॉर्वे की कंपनी थी, इनका भी अच्छा इंडिया में मार्केट शेयर था, इसको भी एयरटेल ने खरीद लिया। और इसके बाद दिसंबर 2017 में जहां एयरसेल के पास करीब 8.5 करोड़ यूजर्स थे, उसने 2018 के जनवरी में बैंक्रप्सी फाइल की क्योंकि ये 15,000 करोड़ के लॉसेज में थे। दोस्तों अगर आप इस टेलीकॉम मार्केट के डिस्ट्रप्शन को क्लोजली समझने की कोशिश करें तो रिलायंस जियो का एक बड़ा अच्छा प्लान था। उन्होंने पहले एक डमी कंपनी के तरफ से ऑक्शन करवाया। अब यहाँ पे अगर जियो खुद सामने आ जाता, मुकेश अंबानी खुद सामने आ जाते, तो बाकी कंपनीज भी यहाँ पे अपने ऑक्शंस पे पैसे लगाती, जिस वजह से इसके ऑक्शंस रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते, बहुत ऊंची दाम पे नीलामी होती। तो मुकेश अंबानी ने यहाँ पे अपने आप को पीछे रखा और एक डमी कंपनी को वो पूरे नीलामी खरीदवा दिया और उसके अगले ही शाम को इन्होंने उस कंपनी को एक्वायर भी कर लिया। ये एक इनकी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी, लेकिन दोस्तों इस वजह से बहुत लोगों को लॉसेस भी हुए। 5-6 कंपनीज इंडिया में बुरी तरीके से लॉसेस में चली गई। जितने लोग भी एयरसेल की सर्विसेज यूज कर रहे थे उनको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। स्पेशली जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे जिन्होंने एयरसेल का कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया था, उनको बड़े लॉसेस हुए क्योंकि ये कंपनी बंद हो गई। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ अब क्वेश्चंस उठते हैं कि क्या ये एक एथिकल तरीका था रिलायंस जियो का इस मार्केट में एंटर करने का। और दूसरा बड़ा क्वेश्चन है कि अगर ट्राई को वॉइस कॉल्स अलाउ करने थे तो उन्होंने पहले क्यों नहीं अलाउ किया, जिस वजह से बाकी कंपनीज भी ऑक्शन में पार्ट लेती और जो कंपनी भी जीतती वो नीलामी की रकम बहुत ज़्यादा सरकार को देती है, जिस वजह से सरकार के पास एक अच्छे पैसे आते हैं। ये पैसे भारत के लोगों के थे, लेकिन यहाँ पे कुछ मार्केट मैनिपुलेशंस हुए जिस वजह से ये बहुत कम दाम पे रिलायंस जियो के पास चली गई। तो दोस्तों ये दोनों मेजर क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट ऑप्शन में लिख के बताना है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन में प्रेस करिएगा।